जैसे ही यह विचार मन में आया, विपिन ने अपना सिर हिला दिया। मलिक परिवार लोहे की तरह सख्त था। उसे जाने से पहले पहचान की जरूरत थी और खुलेआम बाहर निकलना था। अगर वह चुपके से भाग सकता था तो वह बहुत पहले ही भाग जाता। अब तक नहीं रुकता। नहीं, मैं इसे कैसे मार सका? हताशा के बाद उसके मन में संदेह की भावना उत्पन्न हुई। वह कई दिनों से इस घोड़े से परेशान था। वह जितना जोर से लड़ता, उसे उतनी ही बुरी तरह पीटा जाता। आज अचानक ये सब कैसे पलट गया? उसने अपने मन में घटनाओं को दोहराया और अपने यूनिवर्स को देखने से खुद को रोक नहीं सका। ये ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करके बनाया गया एक स्थान था, जिसकी संरचना स्वर्ग की तरह थी, जिसमें भूमि, पर्वत, महासागर, पौधे और जानवर थे। सब कुछ वहां था। नई दुनिया के एक क्षेत्र में हजारों मील तक फैला एक विशाल महासागर पूरी तरह से वाष्पित हो गया था तथा हल्के नीले रंग की किरणों में बदल गया था। यही वह शक्ति थी जिसने घोड़े को मार डाला। उसने सोचा था कि पवन की हत्या दबी हुई शक्ति के मुक्त होने के कारण हुई थी, लेकिन ये पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नई यूनिवर्स जल गई थी। एक घोड़े को मारने से हजारों मील तक फैला समुद्र खत्म हो गया था। अगर इस तरह की लड़ाई कुछ और बार हुई तो मुश्किल से जीता गया यूनिवर्स पूरी तरह से ढह सकता है और गायब हो सकता है। उसकी आत्मा पहले से ही इस स्थान से बंधी हुई थी और यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो उसे भी निश्चित रूप से गंभीर क्षति होगी। ये तरीका अच्छा है, लेकिन बेहतर होगा कि इसे दोबारा इस्तेमाल न किया जाए। इन विचारों को एक तरफ फेंकते हुए विपिन ने फिर से अपने सामने खड़े घोड़े की ओर देखा। खड़े घोड़े की ओर देखा। 1 मिनट। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। मरे हुए घोड़े की ओर देखा। वह घमंडी घोड़ा जो इतना आक्रामक हो गया था, अब मृत पड़ा था। वह निश्चल पड़ा रहा और धीरे धीरे कठोर होता गया। ये सोनाक्षी का 16वें जन्मदिन का उपहार था और वो इसे संभाल कर रखती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? विपिन परेशान था। उसे सिर्फ उसे बांधने के लिए सजा दी गई थी। अगर यह पता चल जाता तो परिणाम स्पष्ट थे। अपनी मौजूदा ताकत के साथ भले ही वह मलिक परिवार से बच निकलता, उसे जरूर पकड़ा जाता और टुकड़ों में काट दिया जाता। इस दुनिया में प्रवेश करते हुए वह खुद को बलिदान करने के लिए तैयार था, लेकिन एक घोड़े के लिए मरना बहुत बड़ा मजाक था। नहीं, उसे खुद को बचाने का कोई रास्ता खोजना था। क्या होगा अगर तुम उठे और मुझे लात मार दी? पवन के अगले पैर को पकड़ते हुए विपिन ने बुदबुदाया और इस दुनिया में स्वर्ग की लाइब्रेरी को स्टार्ट करने का तरीका जानने ही वाला था कि उसने अस्तबल के बाहर जियान की आवाज सुनी। विपिन, ये युवा महिला की ओर से पवन के लिए एक पंखा है। इस घोड़े का फर मोटा है और गर्मी को अच्छी तरह से नहीं झेल पाता। आपको इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए और कोई गलती नहीं करनी चाहिए। दरवाजा चरमरा कर खुला और जियान के शब्द अचानक रुक गए। उसने अपनी आंखें जोर से रगड़ी और फिर घबरा गया। तुमने 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 इसे क्यों मारा? विपिन को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक प्रकट हो जाएगा, इसलिए उसे डेड बॉडी को छिपाने का भी समय नहीं मिला। वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर समझाया, क्या मैं कह सकता हूं, यह एक एक्सीडेंट था। जियान पागल हो गया। क्या फर्क पड़ता है अगर ये दुर्घटना थी? तुम जानते हो कि यह घोड़ा युवती के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर तुम मर जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने साथ मत घसीटना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ सजा नहीं पा सकता। रुको, अगर मैं इसकी रिपोर्ट करता हूं तो शायद मैं सजा से बच सकता हूं। 2 कदम पीछे हटकर जियान मुड़ा और बाहर की ओर भागा और एक पल में गायब हो गया। विपिन को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी तेजी से भागेगा। उसके पास उसे रोकने का समय भी नहीं था और वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अगर उसे नहीं पकड़ा जाता तो उसे लाश से निपटने का मौका मिल जाता। अगर वह भाग नहीं पाता तो भी कम से कम कुछ घंटे तो मिल ही जाते ताकि वह कोई योजना बना सके।
अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या वह मौत का इंतजार करने वाला था, या कुछ समय के लिए कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए नई दुनिया को जला देना और मलिक परिवार से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि नई दुनिया उसे कितनी ताकत दे सकती है, लेकिन अगर यह जल गई तो अंदर के सभी प्राणी मर जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो उनका जोखिम भरा यहाँ एंट्री प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं करेगा, बल्कि खुद को मार डालने का एक तरीका होगा। मुझे क्या करना चाहिए? रुको, पवन मर चुका है। इसका मतलब है कि यह एक वस्तु है। अगर यह एक वस्तु है तो इसमें चेतना जगाई जा सकती है। निराशा की स्थिति में उसके मन में एक विचार आया। चेतना जगाने वाली तकनीक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर चैतन्य की विशेषता थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये किसी भी वस्तु की चेतना को जागृत कर सकता है, उसे जीवन दे सकता है और उसे आदेशों का पालन करवा सकता है। उस समय रोमा ने मास्टर टीचर हॉल की सभी इमारतों की आत्माओं को लड़ने के लिए जगा दिया था। हालांकि ओरिजिन एनर्जी ने विपिन की शक्ति को सील कर दिया था, इसलिए आत्मा को जगाने के लिए उसे अपने यूनिवर्स को जलाना जारी रखना पड़ सकता है। ये जानते हुए कि यह सबसे कम नुकसानदेह विकल्प था, विपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पवन के पास जाकर अपनी उंगली उठाई और घोड़े के माथे की ओर इशारा किया। डन। उनकी नई दुनिया में 1,00,000 मील से अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला तुरंत टूटकर नीली रोशनी की किरणों में बदल गई। कालिया, मैंने देखा कि जैसे ही मैं अंदर गया, विपिन ने पवन को मारा और फिर पवन जमीन पर गिर गया, सांस नहीं ले रहा था। विपिन ने अभी पवन के माथे पर अपनी उंगली रखी ही थी कि जियान का स्पष्टीकरण आंगन में गूंज उठा। उसके बाद जल्दबाजी में कदमों की आवाज आई। बैंग! दरवाजा जोर से खोला गया और कालिया घबराया हुआ सा सबसे पहले अंदर घुसा। जाहिर है जियान की रिपोर्ट ने उसे पागल कर दिया था। अस्तबल का दृश्य तुरंत सामने आ गया। विपिन जमीन पर बैठा हुआ घोड़े के सिर को सहला रहा था, जबकि घोड़ा निश्चल पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच मरा हुआ है। कालिया का शरीर बेकाबू होकर कांप उठा। विपिन, तुमने सुशांत को मारने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो? मारना? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, विपिन ने बीच में टोकते हुए कहा, बटलर कालिया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैं पवन की खुजली मिटा रहा था। कालिया की पलक अनायास ही फड़क उठी। खुजली मिटा रहा था? मैं 2 चप्पल उठाकर मारूं और बोलूं भूत भगा रहा था तो क्या ये चलेगा? क्या तुम सोचते हो कि मैं अंधा हूं? खुजली खुजलाने से तुमने पूरे घोड़े को टपका डाला? इस समय पवन का पूरा शरीर अकड़ गया था, माजा की चूसी हुई बोतल के जैसा था। फिर भी तुम मुझे बता रहे हो ये खुजली खुजलाने जैसा है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विपिन मासूम लग रहा था। क्या हुआ? चलो शर्त लगाते हैं। अगर पवन वाकई मर गया है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर वह मरा नहीं है तो मैं कल उस युवती के साथ व्हाइट रॉक अकादमी जाना चाहूंगा, ताकि देख सकूं कि वह ओरिजिन पूल असेसमेंट से कैसे गुजरती है। सोनाक्षी जैसी युवा महिला जब भी बाहर जाती तो निश्चित रूप से अपने साथ कई परिचारिकाओं को ले जाती। किसे साथ ले जाना है ये तय करना कालिया के अधिकार में था। तुम एक साधारण नौकर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ शर्त लगाने के योग्य हो? कालिया ने झल्लाकर कहा। मैं योग्य हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि विपिन ने अपना सिर खुजलाया। उसकी काली आंखें मासूमियत से भरी थी। अगर पवन सच में मर गई है तो भले ही तुम मुझे पीट पीट कर मार डालो, तुम दोष से बच नहीं पाओगे। आखिरकार मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुम मुझे मलिक परिवार में लेकर आए हो और तुम निर्विवाद जिम्मेदारी उठाते हो। लेकिन अगर पवन जिंदा है तो हर कोई खुश है, युवती प्रसन्न होगी
और तुम आराम से रह सकते हो, शायद तुम्हें इनाम भी मिले। कालिया, मैं सिर्फ एक मामूली नौकर हूँ, मुझे ज्यादा समझ नहीं आता। मुझे नहीं पता कि मैं जो कह रहा हूँ उसका कोई मतलब है या नहीं। कालिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर से अपने सामने खड़े युवक की ओर देखने लगा। उसकी आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं। ऐसा नहीं था कि कालिया आवारा लोगों को नीची नजर से देखते थे। आवारा कहे जाने वाले ज्यादातर लोग अपराधी, भिखारी या बेघर थे। उनके पास न तो कोई शक्ति थी, न ही कोई शिक्षा, न ही कोई कौशल। एक बड़ी हवेली में प्रवेश करना और नौकर बनना उनके लिए आपदा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद था। उसने सोचा था कि उसके सामने खड़ा यह मूर्ख भी ऐसा ही है। घोड़े को संभालना उसके लिए बहुत बड़ी योग्यता थी। अप्रत्याशित रूप से उसने तर्क और तर्क के साथ ये शब्द कहे। अगर पवन सच में मर गया होता तो उसे लाने वाले प्रबंधक के रूप में वह निश्चित रूप से अपरिहार्य जिम्मेदारी वहन करता और निश्चित रूप से फंस जाता। अगर उसने युवती का विश्वास खो दिया तो जिन नौकरों को उसने पहले धमकाया था वे बदला लेने का अवसर पा सकते थे और नुकसान उससे कहीं ज्यादा होगा जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। कालिया ने विपिन पर एक ठंडी नजर डाली, अपनी आंखें सिकोड़ ली और फिर पवन के पास पहुंचकर उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने जो महसूस किया उससे उसका दिल बैठ गया। वो लगभग खड़ा नहीं हो पा रहा था। घोड़ा न केवल अकड़ा हुआ था बल्कि ठंडा भी था। और आप कहते हैं कि यह जीवित है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अपना मुंह हिलाते हुए उसने पास ही खड़े असबल के आदमी की ओर देखा, जिसने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुमने अपना मन बना लिया है कालिया? मैं तो बस एक आवारा हूँ, लेकिन तुम अलग हो। तुम मलिक परिवार के बटला हो। अगर कुछ ऐसा होता है क्योंकि तुमने शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की, तो यह इसके लायक नहीं होगा। इस तरह की सीधी धमकी से कालिया पागल हो गया, लेकिन वह जानता था कि युवक सही कह रहा था। उसने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ। अगर तुम पवन को वापस जीवित कर सकते हो तो मैं तुम्हें व्हाइट रॉक एकेडमी ले जाऊंगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, भले ही युवती ऐसा करने का आदेश न दे, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विपिन ने पवन के माथे को थपथपाते हुए चिल्लाया, सोना बंद करो, जल्दी उठो। जियान का मुंह फड़क उठा। घोड़ा पहले से ही अकड़ चुका है और तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। उन्होंने इतने आत्मविश्वास से कहा था कि उन्हें लगा कि इसमें कोई तरीका है। ऐसे ही मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, पवन ने अचानक अपनी आंखें खोली, उछला, सूंघा, अपना सिर हिलाया और अपनी पूंछ को पूरी ताकत से हिलाया, बिना किसी कठोरता का संकेत दिए। ये कैसे संभव है? कालिया पूरी तरह से अचंभित था। अगर उसने घोड़े को मरा हुआ देखा होता तो भी उसे शक हो सकता था, लेकिन उसने खुद उसे छुआ था और उसकी धड़कन और नाड़ी चली गई थी। फिर भी विपिन के एक शब्द से ही वह उछल पड़ा। आखिर क्या हुआ था? जियान भी उतना ही स्तब्ध था। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने ये कैसे किया? वह पूछे बिना न रह सका। विपिन मुस्कुराया और उसने जो स्पष्टीकरण तैयार किया था उसे बताया। पवन शुरू से ही ठीक था। यह मुझे अच्छी तरह से जानता है और मेरे साथ खेल रहा था। चेतना जगाने वाली तकनीक का उल्लेख न करना ही बेहतर था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह इस दुनिया में मौजूद है या नहीं। जियान ने तर्क दिया, सवारी करने से पहले युवती को भी उसे मनाना पड़ता है। वह आपकी बात कैसे सुन सकता है और आपके साथ खेल सकता है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि पवन, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, अपने भूरे सिर से विपिन के पैर को सहला रहा था और एक कुत्ता की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने इस घोड़े को पहले भी खिलाया था और यह हमेशा उसका खाना छीन लेता था और लोगों को बेतरतीब ढंग से लात मारता था। इसे बर्दाश्त न कर पाने के कारण
उसने इसे इस विपिन को सौंप दिया। तुम्हारे साथ खेल रहा था? कालिया ने पूछा। विपिन के चेहरे पर एक बार फिर सरलता और ईमानदारी दिखी। हाँ, ये लड़का बहुत आज्ञाकारी है। बस इसके माथे पर हाथ फेरो और तुम दोस्त बन जाओगे। फिर ये तुम्हारी बात सुनेगा। क्या ये सच है? जियान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि शायद वह भी ऐसा कर सकता है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप आकर कोशिश कर सकते हैं, विपिन ने आमंत्रित करते हुए हाथ हिलाया। जियान ने कालिया की ओर देखा। कालिया को सिर हिलाते हुए देखकर उसने एक गहरी सांस ली और पास आ गया। ये घोड़ा युवती के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वह इसे आज्ञाकारी बना सके तो मो परिवार में उसका रुतबा जरूर बढ़ जाएगा। सावधानी से आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि उसका हाथ उसे छू पाता, घोड़ा अचानक मुड़ गया। बैंग! दो बड़े लात ने उसकी छाती पर वार किया। बिना कुछ प्रतिक्रिया किए वो जियांग 7 या 8 मीटर दूर उड़ गया और जमीन पर गिरकर खून की उल्टी करने लगा। तुमने मुझे धोखा दिया। उठने के लिए संघर्ष करते हुए जियांग की दृष्टि धुंधली हो गई। खैर, मुझे लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। असल में उसे समझ आ गया था कि क्या हुआ था। घोड़ा स्पष्ट रूप से गुस्से में था क्योंकि उसने बड़बड़ाया था और उसने बदला लेने का अवसर ढूंढ लिया। लेकिन घोड़े का सहयोग बहुत अच्छा था। जैसे ही वह गाली देने वाला था, उसने विपिन और पवन को पास ही देखा। दोनों ने एक साथ अपना मुंह खोला और साफ साफ शब्दों में कहा, बेवकूफ। जियान का मुंह फड़क उठा। अपने गुस्से को काबू में न रख पाने के कारण उसने कालिया की ओर इशारा किया। इसने मेरा अपमान किया है। विपिन का श्राप सहनीय था, लेकिन एक घोड़े ने लोगों का अपमान किया। क्या कोई न्याय बचा था? कोई कानून? कालिया ने अपना मुंह ढक लिया। चुप रहो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? घोड़ा लोगों का अपमान करता है। क्या तुम अपना दिमाग खो रहे हो? जियान ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। पवन चुपचाप विपिन के पीछे खड़ा था। कोई असामान्यता का संकेत नहीं दिखा रहा था, जैसे कि पहले की गालियां सिर्फ उसकी कल्पना थी। जियान की अनदेखी करते हुए विपिन ने एक सरल और ईमानदार भाव से प्रबंधक की ओर देखा। कालिया, क्या शर्त अभी भी मान्य है? बिल्कुल। कालिया को लगा कि उसके दांत लगभग टूटने वाले हैं। चूंकि पवन आपकी बात सुनती है, इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना। सुनिश्चित करें कि युवती कल मूल्यांकन के लिए समय पर पहुंच जाए। शेड्यूल में देरी न करें। ये जानते हुए कि ज्यादा देर तक रुकने से सिर्फ शर्मिंदगी ही होगी, कालिया जाने के लिए मुड़ा। आंगन से बाहर निकलने से ठीक पहले उसने जियान की तरफ देखा। जल्दी करो। हाँ हाँ, जियान ने बार बार सिर हिलाया। चलते समय वह बार बार पीछे देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। जैसे ही वह अस्तबल से बाहर निकलने वाला था, उसने देखा कि विपिन ने गुस्से से पवन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसे झुंझलाहट से भरे स्वर में डांटा, तुम्हें अभी लोगों का अपमान करने के लिए किसने कहा? क्या तुम नियमों को नहीं समझते? अपनी जगह याद रखो, तुम सिर्फ एक घोड़ा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियान ने फिर से अपनी आंखें रगड़ी। विपिन और पवन चुपचाप खड़े थे। दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जियान को अब अपनी आंखों पर भरोसा नहीं रहा। अपना सिर जोर से हिलाते हुए वह जल्दी से वहां से चला गया। तभी विपिन ने राहत की सांस ली। अब कोई भी उस आदमी की कही किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। पवन को पहले डांटना स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए दिखावा था, जिसका उद्देश्य उन्हें भ्रमित करना था। इस तरह भले ही कोई और समस्या उत्पन्न हुई हो, जियान आसानी से उन्हें रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। चेतना जगाने वाली तकनीक से मरे हुए घोड़े को खड़ा करके उसे जीवित दिखाया जा सकता है, जिससे लोगों के लिए कुछ ही समय में समस्या को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मरा हुआ तो मरा ही होता है।
चिलचिलाती गर्मी में ये कल तक नहीं टिकता, इससे पहले कि यह सड़ना शुरू हो जाए। यदि उसमें से बदबू आने लगे तो सबसे मूर्ख व्यक्ति भी जान जाएगा कि कोई समस्या है और उसे छिपाना असंभव होगा। जब विपिन इस बात पर चिंतित था कि वर्तमान स्थिति को कैसे हल किया जाए, तो उसके पेट में जोर से गड़गड़ाहट हुई। कई दिनों तक इस घोड़े द्वारा भोजन से वंचित रहने और इतनी मेहनत के बाद वह भूख से तड़प रहा था। उसका पेट उसकी पीठ से चिपक गया था। इसे सड़ने देने की बजाय क्यों ना पहले थोड़ा खा लिया जाए। घोड़ा पहले ही मर चुका था। उसके सड़ने का इंतजार करने के बजाय उसे दावत देना बेहतर होगा। लेकिन अगर वह इसे सीधे खा लेता और युवती कल इसे चलाना चाहती, तो यह आसानी से पता चल जाता कि उसका एक पैर या कान गायब है। अगर वह खाना नहीं खाएगा तो वह भूखा ही रहेगा। ब्रह्मांड के शासक के रूप में भूख से मरना और भी अपमानजनक होगा। शायद अगर मैं कुछ अन्न खा लूं तो ये ध्यान देने योग्य नहीं होगा। जल्द ही विपिन के दिमाग में एक विचार आया। वह रसोई में गया, एक तेज चाकू निकाला और उससे सुशांत की ओर फेंक दिया। अधीरता से अपना हाथ हिलाते हुए, अपना दिल, फेफड़े, जिगर, तिल्ली और गुर्दे खुद ही काट लो और उन्हें मेरे लिए भून लो। मैं इतना दयालु हूं कि ऐसा नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि आपने जो कहा वह सही है? आलस से पैर पसारते हुए विपिन कमरे से बाहर चला गया। कल रात पवन के अंतरियों का काम तमाम करने के बाद आराम करने के बजाय उसने नई दुनिया और ओरिजिन एनर्जी के बीच संबंधों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। स्रोत ऊर्जा नई दुनिया के निर्माण की नींव है। ये 3D प्रिंटर में स्याही की तरह है, जो सब कुछ संयोजित करने, दुनिया को विकसित करने, अंतहीन परिवर्तन करने और असीमित शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रत्युषा के पापा जैसे को भी इस दुनिया के एक ही हाथ के आक्रमण से कुचल दिया गया। लिटिल चिक को भी बुरी तरह से पीटने के बाद पुनर्जन्म मिला, बिना ये जाने कि किसने हमला किया। एक बार जब कोई वास्तव में सभी चीजों के स्रोत पर महारत हासिल कर लेता है और उसे परिष्कृत कर लेता है, तो यह वास्तव में मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट जैसी छोटी दुनिया पर धरती को हिला देने वाली शक्ति रखता है। इसलिए कालिया के साथ शर्त लगाना और सोनाक्षी का व्हाइट रॉक एकेडमी में पीछा करना मामूली बातें थी। असली उद्देश्य लेवल्स की तकनीक प्राप्त करने, अपने रेस्ट्रिक्शंस को दूर करने और अपने द्वारा बनाए गए स्वर्ग की लाइब्रेरी को इस ओरिजिन वर्ल्ड के स्वर्ग से जोड़ने का अवसर खोजना था, जिससे उसके पावर अप में तेजी आए। बेशक एक और लक्ष्य ओरिजिन वर्ल्ड के निवासी का दर्जा हासिल करना था, अन्यथा हमेशा आवारा रहने से सब कुछ असुविधाजनक हो जाएगा। अस्तबल में पहुंचकर उसने अपनी उंगलियां चटकाई। जमीन पर पड़ा हुआ अकड़ता हुआ पवन अचानक उछल पड़ा। उसकी पूंछ जोर से हिल रही थी, जिससे जमीन पर गिरे हुए पत्ते हिल रहे थे। उसका चेहरा तमतमा उठा और विपिन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ये बदबूदार है। शरद ऋतु की गर्मी वास्तव में भयानक है। इधर उधर देखते हुए वो एक और इशारा किए बिना न रह सका और धीरे से निर्देश दिया, वहां जाकर लुढ़क जाओ। सामान्य अस्तबल बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन सोनाक्षी ने पवन के लिए बेहतर रहने के माहौल के लिए विशेष रूप से घास का मैदान बनाया था। फूलों से भरा ये क्षेत्र 4 से 5 मीटर वर्ग का था, जिससे हल्की खुशबू आ रही थी। आदेश सुनकर घोड़ा दौड़कर आया, जमीन पर लौटने लगा और घास, मिट्टी और फूलों की खुशबू से गंध काफी हद तक छिप गई। हालांकि अभी भी स्थिति थोड़ी खराब थी, लेकिन अब यह उतनी अप्रिय नहीं थी। राहत की सांस लेते हुए विपिन ने घोड़े के कोट को ध्यान से संवार दिया, जिससे वह जीवत और सजीव दिखाई देने लगा। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, उसने यार्ड के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनी। सोनाक्षी, कालिया और जियान अंदर आए। न केवल वे तीनों, बल्कि एक गोल चेहरे वाली लड़की भी थी,
जिसने सफेद फूलों वाली पोशाक पहन रखी थी और उसकी कमर में तांबे की घंटियों की एक छोटी सी माला बंधी थी जो उसके चलने पर झंझनाती थी। सोनाक्षी, तुमने वादा किया था, आज मैं इस खालिस घोड़े पर सवारी करूंगा और तुम मेरी गाड़ी ले लो, पीछे मत हटना। पास आने से पहले लड़की चिल्लाई। सोनाक्षी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन पवन घमंडी और अलग थलग है, अजनबियों से थोड़ा सावधान रहता है। अगर ये तुम्हें परेशान करता है तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। इसे निकाल दे। छोटी सी लड़की आगे बढ़ी, उसके शरीर पर घंटियां बज रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, राशि, आसानी से डर जाती हूँ? मैंने एक ओरिजिन को खोला है और एक ओरिजिन वॉरियर के रूप में साधना कर सकती हूँ। मुझे घोड़े से क्यों डरना चाहिए? ठीक है, तो फिर अपने दोस्त का काम देखकर सोनाक्षी ने उसे और भाई की जहमत नहीं बताई और विपिन की ओर देखा। जाओ और पवन को बुलाओ। विपिन ने लगाम असली और घोड़ों को लड़कियों दोनों के पास ले लिया। ये तो फेल ही है कि सोनाक्षी और राशि दोनों ही सुंदर थी। दोनों का अपना अपना आकर्षण था। एक गुलदाउदी की तरह शांत, दूसरी गौरैया की तरह जीवंत, दोनों अलग अलग प्रभाव वाली थी। हे, मुझे पता था कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है, जरा। राजसी पवन को देखकर, जो उसकी गाड़ी से कहीं अधिक प्रभावशाली थी, राशि हंस पैड और घोड़ों के सिर को पकड़ने से खुद को रोकना नहीं सकी। सावधान! सोनाक्षी चौंक गई और जल्दी से चिल्लाई। ये घोड़ा हर तरह से अच्छा था, शिवाय अपने उग्र स्वभाव के। जब उनके पिता ने पहली बार उन्हें ये घोड़ा दिया तो उन्होंने उन्हें सहलाने की कोशिश की और एक लात से लगभग बेहोश हो गए। हालांकि उसके दोस्त की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन अच्छी तरह से उसकी पहचान हो गई थी। राशि व्हाइट रॉक सिटी के लॉर्ड अथर्व की बेटी थी, जिसका स्थान उन्हें कहीं अधिक था। जैसे ही वो अपनी सहेली को पीछे खींचने वाली थी, उसने देखा कि आमतौर पर उग्र रहने वाले पवन न केवल क्रोधित थे, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों झपका रही थी और उसे धीरे धीरे समझ रही थी, मानो उसका स्वभाव उग्र कभी नहीं था। सोनाक्षी दंग रह गई। क्या मैंने सही देखा? ये कैसे हो सकता है? किस बात का ध्यान रखना है? पवन के सिर को सहलाते हुए राशि ने उत्सुकता से पूछा। ये सोनाक्षी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन जब उसने राशि की अगली चाल देखी तो वह रुक गया, उसका मुंह हिल गया। इस प्यारे चेहरे वाली लड़की ने न सिर्फ सुशांत के सिर को हिलाया, बल्कि उसके तांबे को भी निकाला और यहां तक कि उसके डिंग डोंग को भी कुछ बार झटका दिया। उसे उम्मीद थी कि उत्साही घोड़ा ऐसे अपमान से पागल हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय वो एक घरेलू कुत्ते की तरह का व्यवहार कर रहा था। क्रोधित नहीं हो रहा था, बल्कि आज्ञाकारी रूप से धीरे धीरे अपनी पूंछ हिला रहा था, लगभग उससे बातचीत कर रहा था। सोनाक्षी पूरी तरह से अचंभित रह गई। एक ही दिन में इतना कुछ बदल गया क्या? मुझे लगता है कि पवन के साथ घुलना मिलना आसान है। सोनाक्षी, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं इस पर सवारी करूं? पवन को अच्छी तरह से हिलाने के बाद राशि ने मुंह बनाया। आने से पहले उसकी सहेली ने इस घोड़े को जानवर के बारे में बताया था, जिससे वह दूरी बनाए रखने के लिए तैयार हो गई थी। किसने सोचा था कि यह इतना सुंदर और प्यारा होगा? सोनाक्षी शर्माते हुए समझाना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कैसे। क्या यह उसकी अपनी सहजता हो सकती है? और घोड़े को कौन सी पोशाकें पसंद है? कुछ तो समानता है। सोनाक्षी ने विपिन की ओर देखा, जो घोड़े का प्रभारी था। वो इस घोड़े को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करता था, क्योंकि कई नौकर इसे किराए पर लेते थे, जिससे इस नए घोड़े को मौका मिल जाता था। लेकिन कुछ ही दिनों में यह इतना बदल गया था। अपने दोस्त को जवाब न देते राशि ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े के पास लटकी थी, थोड़ी बेचैनी सी दिख रही थी और उसकी उंगलियां घोड़े पर थीं। वह केवल 1.6 मीटर से कुछ अधिक लंबी थी, जो एक लड़की के लिए बहुत अधिक नहीं थी। पवन एक शुद्ध नस्ल की घोड़ा था, जिसकी गहराई 1.7 मीटर थी, जिस पर चढ़ना मुश्किल हो जाता था।
ये देखकर कालिया ने विपिन की ओर से एक और नग्न अप्राकृतिक मॉडल में कहा, एक गुलाम के रूप में तुम में जागरूकता की कमी कैसे हो सकती है? नीचे उतरो और मिस के लिए एक स्टूल बनो। स्टूल। विपिन दंग रह गया। बिल्कुल, कालिया की आंखों में उपहास की चमक थी। आपने कलवा क्या नहीं दिखाया? विपिन ने अपना सिर हिलाया। मुझे इस अवसर की जरूरत नहीं है। तुम, कालिया ने माफी मांगते हुए कहा, मिस, उसे ठीक से ना समझाना मेरी गलती है। मैं उसके हाथ और पैर को उसके शरीर से अलग कर दूंगा। सोनाक्षी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि भावशून्य चेहरे से विपिन को देखा। मैं कारण जानना चाहती हूँ। विपिन ने अपने सामने बूढ़े घोड़े की ओर देखा। चलो चले। कालिया ने कहा, तुम खुद को क्या मानते हो जो ये सब ऑर्डर दे रहे हो? उसकी बात पूरी हो रही थी कि गहरे लाल रंग के घोड़े ने कई बार सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे की ओर झुकाया और एक बिल्ली की तरह सहजता से जमीन पर लेट गई। यह क्या है? सोनाक्षी, कालिया और अन्य सभी लोग अचंभित और अविश्वास से भर गए। इस घोड़े के बारे में जो कुछ वे जानते थे, उसके आधार पर यह काफी आश्चर्यजनक होगा यदि यह किसी को इसे सहलाने की अनुमति देता है। लेकिन लेटना, लोगों को इसे सहलाने देना और एक गुलाम की आज्ञा का पालन करना थोड़ा ज्यादा लग रहा था। क्या ये हो सकता है कि पवन वास्तव में आपका दोस्त बन गया है और आपकी बातों को समझ सकता है? कालिया खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। कल इस घोड़े ने विपिन के आदेश का पालन करते हुए डेड होने का नाटक किया, जिससे वह शर्त हार गया। बेशक, जान जुबान ने सिर हिलाया। इस घोड़े के बारे में वे जो जानते थे, उसके आधार पर यह काफी आश्चर्यजनक होगा यदि यह किसी को इसे पालतू बनाने की अनुमति देता है। लेकिन लेट जाना, लोगों को इसकी सवारी करने देना और दूल्हे की आज्ञा का पालन करना थोड़ा ज्यादा लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि पवन वास्तव में आपके साथ दोस्त बन गए हैं और आपके शब्दों को समझ सकते हैं? बटलर कालिया मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछ सकता था। कल इस घोड़े ने विपिन के आदेश के बाद मृत खेला, जिससे वो शर्त हार गया। बेशक, विपिन ने सिर हिलाया। क्या चल रहा है? सोनाक्षी ने पूछा। ठीक है। कालिया ने कल की घटनाओं को जल्दी से याद किया, विपिन के साथ पवन के सहयोग का उल्लेख करते हुए, लेकिन शर्त को छोड़ दिया। पवन ने न केवल विरोध किया, बल्कि हर आज्ञा का पालन भी किया। हैरान, सोनाक्षी ने अपनी आंखों में संदेह के संकेत के साथ विपिन को देखा। क्या आपके पास बीस्ट टैमिंग कौशल है? इस दुनिया में वास्तव में बीस्ट टैमिंग का कौशल है, लेकिन इसके लिए भाग्य को जानना, भाग्य को पहचानना और अंततः विभिन्न अलौकिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने से पहले भाग्य की स्थापना करना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली होते हैं, न कि केवल कोई गुलाम। उसके विचारों से अनजान विपिन ने अपना सिर खुजलाया और ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। इन ओरिजिन बीस्ट को मेरे करीब महसूस करना मेरे लिए बहुत आसान लगता है। यदि स्वर्ग की लाइब्रेरी चालू होता, तो वह बीस्ट टैमिंग में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की एनर्जी का उपयोग कर सकता था, लेकिन अभी के लिए इसका बीस्ट टैमिंग से कोई लेना देना नहीं था। अगर वह वास्तव में कुशल होते, तो उन्हें पिछले कुछ दिनों में पांडा जैसे आंखों वाला आदमी नहीं बना दिया जाता। बेशक, वह इन बातों को जोर से नहीं कह सकता था, अन्यथा न केवल वह व्हाइट रॉक अकेडमी में जाने का मौका खो देगा, बल्कि उसे एक राक्षस के रूप में भी देखा जा सकता है और मार दिया जा सकता है। इसलिए उन्हें अपनी धारणाओं के साथ जाना पड़ा। सोनाक्षी को अचंभित कर दिया गया। बहुत सरल। क्या वास्तव में कोई स्वाभाविक रूप से इस क्षमता के साथ उपहार में है? मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। कौन परवाह करता है अगर आपने इसके बारे में सुना है या नहीं? क्या ऐसी क्षमता होना अच्छी बात नहीं है? राशि उत्साहित होकर कूद गई। उसकी घंटियां बज रही थी।
मेरे पिता ने सिर्फ एक कनबैक ईगल पर कब्जा कर लिया। लगभग आधा महीना हो गया है और हमने अभी भी इसे वश में नहीं किया है। आप उस जिद्दी पक्षी को टेम करने के लिए ये गुलाम उधार दे सकते हैं। ठीक है। विपिन ने सोनाक्षी की ओर देखा। एक गुलाम के रूप में विपिन ऑर्डर नहीं टाल सकता था। शब्द को समझते हुए सोनाक्षी ने सिर हिलाया। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो राशि की मदद करना ठीक होगा। दोस्ती के अलावा मेयर के परिवार की सहायता करने से मलिक परिवार को बहुत लाभ होगा। विपिन ने अपनी मुट्ठी बांध ली। हाँ मिस, चूंकि नई दुनिया को जलाने से उसे चेतना जगाने वाली तकनीक का उपयोग करने की अनुमति मिली, इसलिए उसकी बीस्ट टैमिंग मेथड भी उपयोग करने योग्य होनी चाहिए। अगर वह मना नहीं कर सकता तो वह इसका फायदा भी उठा सकता है। बेशक उसे पहले लाभ सुरक्षित करना था। समय निकल रहा है। यदि हम जल्दी नहीं करते हैं तो हम ओरिजिन पोल असेसमेंट को मिस कर सकते हैं। सोनाक्षी, सोचना बंद करो और घोड़े पर चढ़ो। सूरज को देखते हुए राशि ने आग्रह किया। राशि ने सिर हिलाया और घोड़े पर चढ़ गई। पवन खड़ा हुआ और यार्ड से बाहर चला गया। इस घोड़े के काफी बदले हुए व्यवहार को देखकर सोनाक्षी ने बारीकी से पीछा किया। कुछ कदमों के बाद वो विपिन की ओर मुड़ी। आप भी हमारा अनुसरण करें। हाँ, विपिन ने राहत की सांस ली। पहला कदम पूरा हुआ। हालांकि बटलर कालिया ने कहा था कि वह उसे साथ ले जाएगा, सोनाक्षी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना बहुत बेहतर था। निवास के बाहर एक शानदार गाड़ी था, पूरी तरह से ठोस लकड़ी से बना। ये बहुत मजबूत था और विभिन्न सजावटों से सुशोभित था जो हवा में झूलते थे। यह निस्संदेह राशि का था। पवन की पीठ पर सीधे बैठे राशि ने सोनाक्षी की ओर रुख किया। आप मेरी गाड़ी ले जा सकते हैं। सोनाक्षी ने सिर हिलाया और गाड़ी के पास रुक गई। विपिन ने बटलर कालिया पर मुस्कुराते हुए कहा, बटलर, क्या आप घुटने टेकेंगे और यंग मिस के लिए स्टूल के रूप में काम करेंगे? घोड़ों के लिए बढ़ते ब्लॉक के समान गाड़ी पर चढ़ने के लिए एक गाड़ी के कदम का उपयोग किया जाता है। कालिया के पहले उसे अपमानित करने के प्रयास को देखते हुए वह जवाबी कार्रवाई करने का मौका नहीं चुकेगा। उनके इरादे को समझते हुए बटलर कालिया का चेहरा खट्टा हो गया। मलिक परिवार के मेन बटलर के रूप में सभी के सामने घुटने टेकना उसकी गरिमा को बर्बाद कर देगा। जैसे ही वह झिझक रहा था, विपिन की आवाज फिर से सुनाई दी। आपने कहा कि मिस के लिए आप पर कदम रखना एक सम्मान की बात थी। अब जब युवती को गाड़ी पर चढ़ने की जरूरत है तो संकोच क्यों करें? तुम बेशक, मैं स्टूल बनूंगा। मैं अभी तक नहीं बना था। आगे की शर्मिंदगी के डर से कालिया ने अपने गुस्से को दबा दिया, वाहन पर कदम रखा और घुटने टेक दिए। सोनाक्षी मनमुटाव में बिना गाड़ी में प्रवेश करने के लिए कालिया पर कदम रखने से पहले एक बार फिर विपिन पर नजर रखी। तुम काफी स्मार्ट हो। दोनों के बीच तनाव को देखकर राशि विपिन को देखकर मुस्कुराई। आओ और मेरे लिए घोड़े का नेतृत्व करो। मुझे डर है कि अगर यह चौंका तो मैं नियंत्रण खो दूंगा। हाँ, विपिन ने आगे कदम रखा। उसने पहले ही इस घोड़े को वश में कर लिया था। उसके चौंक जाने की लगभग शून्य संभावना थी, लेकिन वह उसके इरादे को समझ गया। प्रभावशाली घोड़ागाड़ी ने रास्ते का नेतृत्व किया, जिसमें राशि की घंटियां झंझनाती रही थीं, जो कई गजलों को आकर्षित करती थी। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद एक विशाल इमारत दिखाई दी। ऊंची बाहरी दीवारें हरे भरे हरियाली को अंदर नहीं छिपा सकती थी। प्रवेश द्वार के ऊपर बोर्ड 3 बड़े वर्ड्स के साथ चमकती है, व्हाइट रॉक अकेडमी। एक भीड़ पहले से ही बाहर इकट्ठा हो गई थी। ज्यादातर बच्चे 16 या 17 के आसपास थे। राशि, तुम यहां हो? घंटियां सुनकर एक युवक पास आया। लगभग 20 साल की उम्र में, एक ग्रे नीले रंग की पोशाक पहने हुए, उसका चेहरा थोड़ा राशि जैसा दिखता था।
भाई, राशि उत्साह से लहराए। ये ऋषिकेश था, शहर के स्वामी का सबसे बड़ा बेटा और राशि का भाई था। क्या मैंने आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं की? आप घोड़े पर क्यों हैं? ऋषिकेश ने भ्रम में पूछा। यह एक थॉरोब्रेड है। अधिकांश लोगों को एक सवारी करने का मौका भी नहीं मिलता है। राशि ने थपथपाया, ये देखकर कि उसके भाई ने घोड़े की नस्ल को नहीं पहचाना। एक थॉरोब्रेड। ऋषिकेश ने घोड़े की जांच की। वास्तव में इसमें एक शानदार निर्माण था, जिसमें शाहबलूत लाल फर और एक राजसी उपस्थिति थी, जिससे ये प्रभावशाली दिखता था। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिससे वह जम गया। मक्खियां। उन्होंने पवन के पेट के चारों ओर दर्जनों मक्खियों को देखा, जो गंध से खींची गई थी। विपिन की भौहें हिल गई। मैं इस बारे में भूल गया। फूल कुछ गंधों को छिपा सकते हैं, लेकिन वे इसे छिपा नहीं सकते। मधुमक्खियां या तितलियां ठीक होंगी, लेकिन मक्खियों को आकर्षित करना, इससे निश्चित रूप से पता चल रहा था कि वह मर चुका है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चले। मक्खियां। घोड़े से उतरकर राशि ने जल्दी से पवन के पेट की जांच की और मक्खियों का झुंड भिन्न-भिन्नता हुआ देखा। वह हैरान होकर पास में खड़े विपिन की ओर मुड़ी। क्या हो रहा है? मक्खियों को दूर भगाते हुए विपिन शांत रहा। मिस यू, आजकल मौसम काफी नम है। इसके अलावा मैंने अकादमी के प्रवेश द्वार पर ऐसी उम्मीद नहीं की थी। यह शायद उनकी खराब स्वच्छता के कारण है। ये बिल्कुल सामान्य है। उन्होंने तुरंत ही जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। आखिरकार नीचे उतरकर और करीब से सूंघ कर देखे बिना कोई भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता था। ऋषिकेश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपका मतलब है कि ये यहाँ पहुंचने के बाद दिखाई दिए? विपिन ने गुस्से से सिर हिलाया। क्या आप हम नौकरों से सवाल कर रहे हैं, यंग मास्टर ऋषिकेश? मैं हर दिन पवन को साफ करता हूँ और उसे ताजे फूलों से नहलाता हूँ। ये हमेशा साफ रहता है। राशि ने कहा, भाई, वो सही कह रहा है। पवन एक बेशकीमती घोड़ा है, जिसे बढ़िया अनाज खिलाया जाता है और अलग से रखा जाता है। आम घोड़ों से अलग। ये गंदा नहीं है। मैंने इसे पूरे रास्ते चलाया है और इसमें निश्चित रूप से कोई गंध नहीं है। यह अकादमी की समस्या होगी। मैं इसकी सूचना छात्र मामलों के कार्यालय को दूंगा और शिक्षकों से इसे निपटाने को कहूंगा। अपनी बहन को बोलते देख ऋषिकेश ने सवाल करना बंद कर दिया और मुस्कुराया। ये छोटी मोटी बातें हैं। चलो पहले कैंपस में प्रवेश करते हैं। एक बार जब आप असेसमेंट पास कर लेंगे, तो मैं आपको टीचर चुनने में मदद करूंगा। राशि ने सिर हिलाया और सोनाक्षी को बुलाने ही वाली था कि तभी एक आवाज आए। मक्खियां। घोड़े से उतरते हुए राशि ने जल्दी से पवन के पेट की जांच की और मक्खियों के झुंड को भिन भिनाते हुए देखा। वह हैरान होकर पास में खड़े विपिन की ओर मुड़ी। क्या हो रहा है? मक्खियों को दूर भगाते हुए शांत रहा। मिस राशि, आजकल मौसम काफी नम है। इसके अलावा मैंने अकादमी के प्रवेश द्वार पर ऐसी उम्मीद नहीं की थी। ये शायद उनकी खराब स्वच्छता के कारण है। ये बिल्कुल सामान्य है। उन्होंने तुरंत ही जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। आखिरकार नीचे उतरकर और करीब से सूंघ कर देखे बिना कोई भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता था। आर्शिकेश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपका मतलब है कि ये यहाँ पहुंचने के बाद दिखाई दिए? विपिन ने गुस्से से सिर हिलाया। क्या आप हम नौकरों से सवाल कर रहे हैं मिस्टर ऋषिकेश? मैं हर दिन पवन को साफ करता हूँ और उसे ताजे फूलों से नहलाता हूँ। ये हमेशा साफ रहता है। राशि ने कहा, भाई, वह सही कह रहा है।
पवन एक बेशकीमती घोड़ा है जिसे बढ़िया अनाज खिलाया जाता है और अलग से रखा जाता है। आम घोड़ों से अलग यह गंदा नहीं है। मैंने इसे पूरे रास्ते चलाया है और इसमें निश्चित रूप से कोई गंध नहीं है। यह अकादमी की समस्या होगी। हम मैं इसकी सूचना छात्र मामले के कार्यालय को दूंगा और शिक्षकों से इसे निपटाने को कहूंगा। अपनी बहन को बोलते देख आर्शिकेश ने सवाल करना बंद कर दिया और मुस्कुराया। ये छोटी मोटी बातें हैं। चलो पहले कैंपस में प्रवेश करते हैं। एक बार जब आप असेसमेंट पास कर लेंगे तो मैं आपको शिक्षक चुनने में मदद करूंगा। राशि ने सिर हिलाया और सोनाक्षी को बुलाने ही वाली थी कि तभी एक उपहासपूर्ण आवाज आई। घोड़ों की कई किस्में होती हैं, लेकिन सिर्फ बड़ा और सुंदर होना ही उसे मूल्यवान घोड़ा नहीं बना देता। उसी समय एक लंबी लड़की जो एक अच्छे घोड़े पर सवार थी धीरे धीरे उसके पास आई। ये घोड़ा पवन से 8 इंच लंबा था। चमकदार काले फर, लंबी पतली गर्दन, शक्तिशाली पैर और चमकदार आंखें थीं। इसके खुरों ने पत्थर की जमीन पर एक लयबद्ध क्लिप क्लॉप ध्वनि बनाई, जिससे उसके करीब आने से पहले ही दबाव की एक मजबूत भावना पैदा हो गई। न्यूकमर्स को पहचानते हुए राशि की भौहें ऊपर उठ गईं। मिताली, तुम्हारा क्या मतलब है? सामने वाली लड़की मिताली राजपूत राजपूत परिवार के मुखिया की बेटी थी, जो व्हाइट रॉक शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक था। सोनाक्षी और राशि के साथ वह शहर की 3 सुंदरियों में से एक थी और हमेशा अन्य 2 के साथ प्रतिस्पर्धा करना पसंद करती थी। हर मुलाकात अनिवार्य रूप से झगड़े की ओर ले जाती थी। राशि ने ज्यादा प्रभावशाली दिखने के लिए पवन की सवारी करने का फैसला किया था, ताकि वह मिताली को मात दे सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़की ने उससे भी ज्यादा लंबा और ज्यादा प्रभावशाली घोड़ा लाया था। क्या यह स्पष्ट नहीं है? लियो मिंग्यू ने लगाम उठाई, अपनी ठुड्डी को हंस की तरह मोड़ते हुए कहा, मेरा नाशक देव सच्चा बेशकीमती घोड़ा है। तुम्हारा तो बस एक बछेड़ा है और फिर भी तुम उसे बेशकीमती घोड़ा कहने की हिम्मत रखते हो। बकवास। अपने होंठ काटते हुए राशि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका मुंह सिकुड़ गया। वह बोल नहीं पा रही थी। अन्य घोड़ों की तुलना में पवन प्रभावशाली था, लेकिन नाशक देव के आगे वह एक बछेड़े जैसा लग रहा था। क्या तुम आश्वस्त नहीं हो? अपने घोड़े को मेरे नाशक देव के साथ कंपटीशन करने की हिम्मत कराओगी? अगर यह जीत जाता है तो मैं इसे एक बेशकीमती घोड़ा मानूंगी, अन्यथा तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम एक बछेड़े पर सवार होकर अकादमी में आए हो। मिताली आत्मविश्वास से मुस्कुराई। हम प्रतिस्पर्धा कैसे करें? राशि ने बिना किसी बाधा के अपने हाथ अपने कूल्हों पर रख ली। उसे चारा खाते देख मिताली ने कहा, यह आसान है। चूंकि ओरिजिन पुल असेसमेंट आने वाला है, इसीलिए उन्हें 1000 मील दौड़ाना व्यावहारिक नहीं है। हालांकि एक बेशकीमती घोड़ा न केवल मजबूत होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी लचीला होता है। फिर उसने एक भूरे नीले रंग का पत्थर निकाला और उसे अपनी हथेली में थाम लिया। मेरे पास खूनी नीलम का एक टुकड़ा है, जो कभी कभी युद्ध के मैदानों से प्राप्त होता है और योद्धाओं के खून में भिगोया जाता है, जो किलिंग इंटेंट से भरपूर होता है। एक बार सक्रिय होने पर यह युद्ध के मैदान के माहौल का अनुकरण करता है, जो मन को विचलित कर देता है।
एक सच्चा बेशकीमती घोड़ा 10 मीटर की सीमा के भीतर अप्रभावित रहेगा, लेकिन एक साधारण घोड़ा भयभीत हो सकता है और घबरा सकता है। अपने घोड़े को कोशिश करने की हिम्मत दोगे? खूनी नीलम में एक किलिंग इंटेंट होती है। एक बार छोड़े जाने पर यह मन को शांत करता है और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। सिर्फ एक घोड़े का परीक्षण करने के लिए इतनी कीमती वस्तु का उपयोग करना, जैसा कि राजपूत परिवार की बेटी से उम्मीद थी, काफी साहसी। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ एक परीक्षण है। ज्यादा किलिंग इंटेंट बर्बाद नहीं होगी। सील करने के बाद भी इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सच है। आसपास के छात्र आपस में कानाफूसी करने लगे। उह! राशि ने तुरंत सहमति नहीं दी, क्योंकि वह उसका घोड़ा नहीं था, जिससे निर्णय लेना कठिन हो गया। क्या तुम में हिम्मत नहीं है? एक व्यंग्यात्मक भाव के साथ मिताली ने अपनी छोटी को हिलाया। यदि नहीं, तो बस स्वीकार करो कि तुम हीन हो और एक गधे पर एकेडमी में आई हो। आप? राशि ने गुस्से से मुंह बनाया। हार स्वीकार करने का मतलब था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने फिर कभी अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगी। जब वह जवाब देने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो गाड़ी से एक शांत आवाज आई। हम हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? गाड़ी का पर्दा खुला और सोनाक्षी बाहर निकली। सफेद कपड़े पहने उसका शांत, नाजुक चेहरा उसके लंबे और पतले शरीर से मेल खा रहा था, जिससे वहां मौजूद सभी युवा पुरुष जोश से भर गए। तीनों सुंदरियों के बीच टकराव आंखों के लिए एक दावत थी। मिताली को अचानक एहसास हुआ, मैं देख रही हूं, यह तुम्हारा पवन है। यह देखने में बहुत नीरस लग रहा है, बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। सोनाक्षी ने जवाब दिया, हम परीक्षण के बाद देखेंगे। हालांकि केवल आपकी स्वीकृति प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों ना हम दांव बढ़ा दें? मिताली ने पूछा। कैसे? सोनाक्षी ने कहा, यह सरल है। हारने वाले को सार्वजनिक रूप से राशि और मेरे पवन से माफी मांगनी होगी और फिर 3 बार चिल्लाना होगा, मैं गलत थी। मिताली ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यह कोई साधारण परीक्षण नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि पवन और नाशक देव किलिंग इंटेंट का प्रतिरोध करने में कंपटीशन करें। जो अधिक प्रतिरोध करेगा, वह जीतेगा। नियमों की व्याख्या करने और यह देखने के बाद कि हर कोई अभी भी थोड़ा भ्रमित था, मिताली ने कहा, वे खूनी नीलम के जितना करीब पहुंचेंगे, किलिंग इंटेंट उतनी ही मजबूत होगी। दूसरे शब्दों में, जो घोड़ा करीब पहुंचेगा, वह जीत जाएगा। कैसा रहेगा? खेलने की हिम्मत है? ठीक है। सोनाक्षी ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि पवन एक बेशकीमती घोड़ा था, लेकिन वह युवा और मनमौजी था और उसने कभी जीवन मृत्यु की लड़ाई नहीं देखी थी। जबकि 10 मीटर की रेंज में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं हो सकती थी, दूसरे घोड़े के साथ प्रतिस्पर्धा करने से परिणाम अनिश्चित हो जाता था। सोचते सोचते अचानक उसे कुछ याद आया और वह मुड़ी और पास ही खड़े विपिन की ओर देखने लगी। यह आदमी पवन को अच्छे व्यवहार वाला बनाए रखने में कामयाब रहा था। उसे किलिंग इंटेंट से भी बचाए रखने में सक्षम होना चाहिए, है ना? विपिन, तुम पवन की देखभाल कर रहे हो। तुम ही तय करो कि प्रतिस्पर्धा करनी है या नहीं।
मुझे? विपिन को आश्चर्य हुआ कि युवती ने सीधे उसका नाम लिया। वह हैरान रह गया। फिर उसने अपनी स्थिति पर विचार करना शुरू कर दिया। उनके सामने जो दृश्य था वह नाम मात्र के लिए टकराव था, लेकिन असल में युवतियां एक दूसरे को मात देने के लिए अवसर का लाभ उठा रही थीं। अपनी वर्तमान भूमिका में चाहे वह जीते या हारे, उसे कोई लाभ नहीं होगा। यह उसे बहुत ही विशिष्ट बना देगा, जो उसके लो प्रोफाइल और विनम्र व्यक्तित्व के विपरीत होगा। यह देखते हुए इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं थी। यह सोचते हुए उसने जल्दी से सिर झुकाया। मिस, मैं सिर्फ एक गुलाम हूं। मैं वास्तव में इसके लायक नहीं हूं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सोनाक्षी ने बीच में टोकते हुए कहा, चूंकि मैं तुम्हें निर्णय लेने दे रही हूं, इसका तुम्हारी स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे पास है। यह विपिन परेशान दिख रहा था। मैं केवल घोड़ों की देखभाल करना जानता हूं। मैं वास्तव में कुछ और नहीं जानता। आपके उच्च सम्मान के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है। सोनाक्षी ने फिर बीच में टोकते हुए कहा, यदि आप जीतते हैं तो मैं आपको 100 ओरिजिन सिक्के इनाम में दूंगी। ठीक है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, पहले से झिझक रहे गुलाम ने अपना हाथ हिलाया और दृढ़ अभिव्यक्ति दिखाते हुए कहा, कंपटीशन करो। हमें कंपटीशन करनी ही चाहिए। हम कंपटीशन क्यों नहीं करेंगे? इसकी मां का किसको कंपटीशन करना है? आ जाओ, सब एक साथ आना। फिर बाद में ये मत बोल देना कि मैंने कोई दया नहीं की।